इस वीडियो में हम NRE2 की जितनी भी मेन आउटलाइन है वो सारी की सारी कवर करेंगे। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिसमें आपको सिलेबस फाइंड करना पड़े या आपको मेथड्स फाइंड करने पड़े या आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज लेना पड़े। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और टिल द एंड जितने भी इसके स्टेशन हैं, जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है, A to Z सारी इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। NRE2, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड। जितने भी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NRE2 सेकंड स्टेप है लाइसेंसिंग एग्जाम का, जो कि पाकिस्तान में लिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBBS। जैसे ही आप पाकिस्तान पहुंचते हो उसके बाद आपके हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद या करने के दौरान आपने एक टेस्ट पास करना होता है जिसकी बेस पे आपको पाकिस्तानी लाइसेंस मिलता है। तो ये तो हो गया जर्नल से इंटरव्यू, लेकिन अभी स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी NRE2 पास करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी अभी NRE पार्ट 1 कंप्लीट किया और अभी NRE पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस। अल्लाह पाक आपको इस इम्तिहान में कामयाब करे। इस वीडियो में हम NRE2 की जितनी भी मेन आउटलाइन है वो सारी की सारी कवर करेंगे। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिसमें आपको सिलेबस फाइंड करना पड़े या आपको मेथड्स फाइंड करने पड़े या आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज लेना पड़े। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और टिल द एंड जितने भी इसके स्टेशन हैं, जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है, A to Z सारी इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आपने कंप्लीटली एंड तक देखना है। NRE स्टेप 2 बेसिकली एक OSCE एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब OSCE आपको जज करने के लिए लिया जाता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज तो था जिसकी वजह से आपने NRE पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितना सारा है कि आया आप कॉन्फिडेंट हो के प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हो एज अ डॉक्टर के नहीं। इसमें आपसे हर स्टेशन पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपने परफॉर्म करके दिखाना होता है, ना कि जस्ट ओरली बताने होते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी मेन चीजों पे जिन पर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसमें मैं हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीजर को मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बताता चलूं कि NRE2 के स्टेशंस क्या है, मैंडेटरी स्टेशंस कितने हैं और क्या कुछ आपको उसके लिए रेडी करना है। तो NRE स्टेप 2 के 20 स्टेशन हैं जो कि मेन है और आपने हर स्टेशन की तैयारी पूरे फोकस से करनी है। उनमें से 3 मैंडेटरी स्टेशन होंगे। मैंडेटरी स्टेशन से मुराद ये है कि आपने वो स्टेशन हर हाल में लाजमी पास करना है। अगर उन 3 में से आपका कोई एक स्टेशन भी फेल हो जाता है और बाकी आपके 19 स्टेशन सारे पास हैं तो आपका NRE2 एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि मैंडेटरी स्टेशंस को अच्छे से तैयार करके जाना है और उसमें ताकि आपके पास कोई गुंजाइश बाकी ना हो फेल होने की। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेशन आपने प्रिपेयर करना है अपने लिए वो बहुत ही कॉमन और बेसिक स्टेशन है, हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीजर। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, आप उससे ग्रीटिंग्स के बाद और इंट्रोडक्शन के बाद आप जो सबसे पहला काम करते हो वो होती है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में जो चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें आप ड्यूरेशन पूछ सकते हो कि कितने अरसे से आपको ये मर्ज चला आ रहा है, या फिर आप उसके रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री पास में उसको इसके रिलेटेड कोई और डिजीज वगैरह रही हो, इस तरह के क्वेश्चंस आप हिस्ट्री टेकिंग में कर सकते हो। हिस्ट्री टेकिंग में आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ना कि जस्ट बुक्स पढ़ने से और नोट्स पढ़ने से। अब जब एग्जामिनर आपसे इसके बारे क्वेश्चन करेगा कि आप कोई भी एक फर्ज किया डायरिया ले लो, कोई भी एक ऐसी वायरल डिजीज पकड़ लो जिसकी आपने हिस्ट्री टेकिंग करनी है, आपने जब उसका आंसर करना है तो आपने कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपनी बॉडी को कपकपाना नहीं है। जैसे हम नॉर्मल पोजीशन में जब आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है तो आपकी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, हाथ पैर कंपने लगते हैं। इसके साथ आपने फोकस्ड होकर उसकी बात सुननी है, प्रॉपर सुनने के बाद आपने उसका रिप्लाई करना है और आपके फेस पर कोई फेयर वगैरह, डर, खतरा, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और बॉडी पोजीशन आपने इतनी स्ट्रांग रखनी है कि अगले देखने वाले को लगे कि यार आया ये मुझसे भी कोई बड़ा डॉक्टर आया बैठा मेरे सामने। गुड लिसनिंग की मैंने बात की तो उसमें आपने पेशेंट का नाम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो जस्ट एक बार आपको नाम बताएगा और आपने भूलना नहीं है। आपने उसके नाम को हर सेंटेंस में रिपीट करना है। फर्ज किया मेरे पास एक पेशेंट आया, कहता मेरा नाम है जी अली, और मैं उसको बार बार सेंटेंस में रिपीट करूंगा, जी मिस्टर अली क्या आप बता सकते हैं मुझे, जी मिस्टर अली आपको ये कब से मसला पेश आ रहा है। इस तरह करके आपने उसका नाम रिपीट करना है ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसको लगे कि आपने बहुत ही कंसंट्रेट करके आपने उसकी बात सुनी है और आपने उसको रिप्लाई में उसका नाम बार बार रिपीट किया है। इसके साथ आपने एज और उसकी पास्ट हिस्ट्री पर काफी ज्यादा फोकस होके लिसनिंग करनी है। आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाना है एग्जामिनर के साथ और दाएं बाएं नहीं देखना, अपने ऊपर छत की तरफ देखकर नहीं सोचना। ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस में कमी लाती हैं और एग्जामिनर की नजरों में आपके पॉइंट्स माइनस करती हैं। इसलिए आपने आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के आपने बात करनी है। ये तो हो गया जी पहला स्टेशन आपका हिस्ट्री टेकिंग। इसके बाद सेकंड स्टेशन आता है जी एग्जामिनेशन का। अब एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा एग्जामिनेशन हैं जो आपसे वो पूछ सकता है। वो आपकी लक पे डिपेंड करता है और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आया आपका जो क्वेश्चन आया आपने उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस की थी कि नहीं।
अब एग्जामिनेशन में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता चलूं, फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, चेस्ट एग्जामिनेशन होगी, और ये स्टेशन आपका मैंडेटरी हो सकता है। मैंडेटरी स्टेशन हर स्टूडेंट का सेम नहीं होता, 20 स्टेशन हैं, उनमें से आपके लिए कोई भी 3 स्टेशन मैंडेटरी हो सकते हैं। मेरे साथ कंपेनियन होगा, उसके साथ कोई और मैंडेटरी स्टेशन आ सकते हैं। तो इसलिए आपने हर स्टेशन को इस तरह प्रिपेयर करना है कि ये आपका मैंडेटरी स्टेशन है। आपके पास कोई चॉइस ना हो कि आप कहोगे यार ये सिस्टम मैं छोड़ देता हूँ, ये सिस्टम छोड़ देता हूँ, ये मैंडेटरी में नहीं आ सकता, और हो सकता है कि मैंडेटरी में आपको वही आ जाए और उसमें आपके मार्क्स कम होने की वजह से आपका पूरा एग्जाम का प्रोग्राम तो बढ़ जाए। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन आ सकते हैं, मूवमेंट्स आ सकती हैं, इसके साथ साथ चेस्ट एग्जामिनेशन आ सकता है। तो आप फर्ज किया, एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जब चेस्ट एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनर बोलता है कि आप एस्थेट से इसकी अस्कल्टेशन करो। अस्कल्टेशन के दौरान आपने फर्ज किया एस्थेट पेशेंट के 5th रिब पर रखी है। अब डॉक्टर आपको उसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस कर सकता है, रेलिवेंट क्वेश्चंस, लाइक 5th रिब पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, इसके इस जगह पे स्किन की कितनी लेयर होती हैं, इस रिब के आसपास और कौन से एक्स्ट्रा ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लाइक इस तरह करके कोई भी वो रेलिवेंट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। चेस्ट एग्जामिनेशन के बाद आपकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आती हैं, जिसमें आपकी फेशियल नर्व्स, कैरिनल नर्व्स, सेरिब्रल नर्व्स, ये सारी की एग्जामिनेशन होती हैं, जो आप मूवमेंट्स वगैरह करके और पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके आप डिटेक्ट करते हो कि इस पेशेंट को कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। एग्जामिनेशन के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है ईसीजी। अब ईसीजी पे आपने काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि इसका एक स्टेशन मैंडेटरी होता है, और ईसीजी में आपने बेसिक से लेके टिल एंड आपने एक एक चीज अपने माइंड में बिठा के जानी है कि आपको वेव्स का पता हो, लीड्स का पता हो, लीड्स लगाई किस जगह पे जाती हैं, इनका पता हो, क्योंकि वो आपसे रेलिवेंट क्वेश्चंस कर सकता है। मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इसके बाद हाइपोकैलीमिया, और साथ साथ स्टेमी, नॉन स्टेमी, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे ईसीजी फाइंडिंग्स पूछ सकते हैं। हो सकता है वो आपको एक ईसीजी पकड़ा दे और कहें कि इसको A to Z इंटरप्रेट करो, और एक एक लीड आपने एक्सप्लेन करनी होती है कि इसमें पीके वेव एलिवेट है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस हुआ है, क्या हुआ है, सारा कुछ आपने उधर एक्सप्लेन करना होता है ईसीजी वाले स्टेशन पे। इसलिए आपने ईसीजी स्टार्ट करनी है, उस पर पूरा कंसंट्रेट करते हुए एक एक चीज आपने प्रॉपर्ली याद करनी है, ताकि आपको उसमें से कोई मिसिंग ना रहे। देन जो चौथा मेन स्टेशन होता है वो होता है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट में आपके पास काफी ऐसे प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो आपने डेली बेसिस पे, हो सकता है पब्लिक में आपको कोई एक बंदा अनकॉन्शियस मिले, उसके बाद आपने उस पर क्या परफॉर्म करना है, तो आपने उसके ऊपर CPR करना है, कार्डियक पल्मोनरी रिस्टोरेशन का प्रोसेस। तो इसके रिलेटेड NRE 1 में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए अभी रिसेंटली कि CPR कैसे परफॉर्म किया जाता है, CPR की कितनी कंप्रेशन है, और कितनी कंप्रेशन के बाद आपने रेस्ट लेनी है, लाइक 30 कंप्रेशन के बाद आपने रेस्ट लेके उसके मुंह में अपनी बॉडी से एयर आपने पेशेंट के मुंह में ट्रांसफर करनी होती है, लाइक इस तरह। और इसके बाद मैक्सिमम आपने जो स्पीड पकड़नी है वो होती है 100 कंप्रेशंस पर मिनट, लाइक इस तरह करके क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं NRE 2 में भी, लेकिन आपने ये परफॉर्म करके दिखाना है कि CPR कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ और काफी ज्यादा प्रोसीजर्स हैं जो आपने इसके लिए रिवाइज करना है बेसिक लाइफ सपोर्ट में, कि आपने पेशेंट को ड्रेसिंग कैसे करनी है, ये एक आगे एग्जैक्ट स्टेशन भी है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन है वो है 5th नंबर पीड्स। या आपसे पीड्स के बारे में कोई क्वेश्चन किया जाएगा, या इसके रेलिवेंट गायनी होगी, ऑब्स्टेट्रिक्स होगी, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, और इन तीनों स्टेशन में से कोई एक आपके लिए मैंडेटरी स्टेशन हो सकता है। तो पीड्स में आपसे 3 किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो कोई बच्चा मजबूर दिखा दिया जाता है, माइक्रोस्फिल है, हाइड्रोस्फिल है, इस तरह के मरीजों में से कोई एक पेशेंट आपको उसकी पिक्चर दिखाई जाएगी और उसको इंटरप्रेट करने का बोला जाएगा। तो उसमें जो नेक्स्ट चीज आपने मोस्टली कंसंट्रेट करनी होती है वो होती है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। अब हिस्ट्री ऑफ पेशेंट आपने पीड्स की कैसे लेनी है, आपने उसके फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ से आपने पूछना स्टार्ट करना है। कि इसके अलावा पीड्स की हिस्ट्री में आपसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, VSD, ASD, इस तरह की काफी ज्यादा डिजीज हैं जो बच्चों से मुंसलिक होती हैं, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेशन है वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में आपसे एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एनीथिंग वो पूछ सकते हैं। मोस्टली एक्सरे पूछा जाता है, और वो भी फ्रैक्चर्स का। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है, काफी स्टूडेंट्स इस चीज पे अच्छा फोकस करते हैं और उनको एक्सरेज के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। तो आपसे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ह्यूमरस, टिबिया और फेमर का, ये मेन बोन्स हैं जो आपकी सुपरफिशियल बोन्स कहलाती हैं। इनके फ्रैक्चर्स मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं, तो आपने इनके फ्रैक्चर्स पे काफी ज्यादा फोकस करना है, और इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने एग्जामिनर को पहुंचानी है। उसके एक स्टूडेंट उसको बता रहा है जिस ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, पे आप आते हो और आप आके बताते हो कि सर इट्स अ नेक फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमर, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन वे में आपका आंसर हो जाएगा। आपने इस तरह करके एग्जामिनर को खुश करना है और उसे मार्क्स हासिल करने हैं। इसके साथ साथ आपने क्लेविकल फ्रैक्चर्स को भी पॉइंट ऑफ व्यू में ले आना है, क्योंकि ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट किया जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है जी चेस्ट एक्सरे की। चेस्ट एक्सरे में आपने काफी चीजों का खास ख्याल रखना होता है, जिसमें आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आ जाती हैं काफी डिजीज की, टीबी की क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है,
इसके बाद निमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, इसके साथ साथ सार्कोइडोसिस और लंग कैंसर वगैरह की क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपने एक्सरे पे फाइंड करनी होती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। द नेक्स्ट स्टेशन इज कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स याद रखने हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे काफी ज्यादा फोकस करना है, इसके साथ साथ क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके यूजेस, उनके पार्ट्स के नाम, आपको तमाम चीजों का पता होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट ट्यूब हो गई, एंडोमेट्रियल ट्यूब हो गई, गार्डियल एयरवे हो गई, फोर्सेप्स हो गए, सीजर्स हो गए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके सर्जरी में यूज होते हैं, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होते हैं, उन तमाम के नाम आपने याद कर लेने हैं। नेम्स के साथ साथ आपने इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशन, इन चीज पे भी काफी फोकस करना है कि कितना साइज की कैथेटर आपने कौन से पेशेंट में यूज करनी है, किस पेशेंट को ये इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया जा सकता, इस तरह की चीजों पे आपने काफी फोकस करना है। इसके बाद जो रिसेंटली लास्ट 2-3 मरतबा रिपीट हुआ है वो है प्रोक्टोस्कोप। अब प्रोक्टोस्कोप क्या होता है ये आपको साथ पिक्चर में नजर भी आ रही होगी। इसके आपने इंस्ट्रूमेंट्स और इसके हर पार्ट का नाम और इसकी यूजेज आपने अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये आजकल गायनोकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं जी 8वें स्टेशन की तरफ, और वो है गायनी। इसमें आपने फीमेल्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो सारे के सारे कवर करना है, जिसमें आपका ओवरियन कैंसर आ गया, सर्विकल कैंसर आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, इस तरह के काफी ज्यादा रिलेटेड डिजीजेज हैं जो गायनी में इंक्लूड होती हैं। इसके साथ आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपने काफी स्टडी करके जाना है, क्योंकि वो भी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मोस्ट ऑफ द रिपीटिव क्वेश्चन रहता है काफी एग्जामिनर्स की तरफ से। देन बारी आ जाती है ऑब्स्टेटिक्स की। ऑब्स्टेटिक्स में आपने अबॉर्शन, पोस्टपार्टम हेमरेज, यूट्राइल एटोनी, एंटीपोर्टल हेमरेज और गेस्टेशनल डायबिटीज की तरह की काफी ज्यादा बीमारियां हैं जो आपने अच्छे से स्टडी करके जानी है। देन नेक्स्ट स्टेशन है काउंसलिंग। काउंसलिंग में अब आपने क्या करना है, कोई भी एक पेशेंट आपके पास आया, बड़ा परेशान है जी, मुझे ये मसला हो गया, तो आपने उसको काउंसिल कैसे करना है और आपने उसको तसल्ली कैसे देनी है कि आप ठीक हो जाओगे, परेशानी की जरूरत नहीं है, लाइक इस तरह के आपने उसको सेंटेंसेस बोलना है ताकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होके आपसे वापस जाए। एग्जामिनर के सामने जब आपने काउंसलिंग करनी है तो वो इस तरह आपको घुमा फिरा के सिचुएशंस बताएगा। जिस काउंसलिंग में आपके पास ओबेसिटी की काउंसलिंग आ सकती है, गैस्ट्रिक की काउंसलिंग आ सकती है, इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर की काउंसलिंग आ सकती है। तो काउंसलिंग पे भी आपने अच्छा ध्यान देना है, और ये तभी आपको आएगी जब आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करोगे। आप लोग ग्रुप्स बना लो, जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करनी है वो सारे मिल बैठ के इनकी प्रैक्टिस करें। एक बंदा डॉक्टर बन जाए, एक पेशेंट बन जाए, तो दोनों की नॉलेज में इजाफा होगा जब वो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे अबाउट काउंसलिंग। इसके बाद 11वां स्टेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ बैड न्यूज टू द पेशेंट। अब इसमें काफी ज्यादा ऐसी बीमारियां जो आप पेशेंट को बताएं तो पेशेंट बड़ा परेशान हो जाता है और वो उसको वहीं पे हार्ट अटैक आ सकता है। काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं बैड न्यूज के साथ, तो आपने कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे बातों में ले आके पेशेंट को ये समझाना है कि कोई बात नहीं, अगर आपको ये डिजीज है तो इसको हम क्योर करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करेंगे और होपफुली आपको इसका आराम आ जाएगा। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि जो रिलेटिव्स पेशेंट के साथ आए होते हैं, आपने उनको ब्रेक डाउन करना होता है कि अनफॉर्चुनेटली आपके वालिद साहब, आपकी बहन, आपका भाई वो नहीं बच पाया, या अल्लाह के अमर से वो रज़ाए इलाही से वफात पा गया। इस तरह के केसेस आपके साथ मिलते हैं, तो एग्जामिनर को वो न्यूज ब्रेक डाउन करके बातों में समझानी है कि आया हम कैसे ये न्यूज उसके पेरेंट्स तक, उसके रिलेटिव्स तक पहुंचाएंगे। अब इसमें आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे ही आपको एग्जामिनर कोई भी एक केस देता है तो आपने सबसे पहले उसे बोलना है ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर और अ टिश्यू पेपर। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब एग्जामिनर आपको देख रहा होता है, आपने जब भी कोई एक बैड न्यूज पोज करनी है टू द पेशेंट तो आपने सबसे पहले टिश्यूज का इंतजाम करना है। हो सकता है कि आपका पेशेंट वो सुनने के बाद रोने लग जाए तो आपने उसको टिश्यूज ऑफर करने हैं। इसके साथ साथ हो सकता है वो परेशानी की वजह से अनकॉन्शियस हो जाए या उसको पानी की अशद जरूरत पड़े, तो आपने गिलास पानी का पहले अपने पास रखना है, उसके बाद आपने न्यूज देनी। नेक्स्ट स्टेशन होता है कंसेंट लेने का, इजाजत लेने का। अब वो आपने कैसे परफॉर्म करना है, फर्ज की आपके पास एक कोई पेशेंट आ गया जी, उसको मेनिंजाइटिस है, आपने उससे पहले कंसेंट लेना है कि आपने उसका लंबर पंक्चर करना है, तो आपने उसको पहले उसकी इंडिकेशन समझानी है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। फिर उसके बाद आपने इसका बताना है कि इसका कोई ज्यादा मसला नहीं होता, ना ही कोई पेनफुल प्रोसीजर है, आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और उसके बाद आपका लंबर पंक्चर करके हम आपको रिलीफ देंगे। तो वो पेशेंट उसके बाद एग्री कर जाता है लंबर पंक्चर करने के लिए। इस तरह आपने डिफरेंट केसेस में देखना है कि आपने इजाजत कैसे लेनी है पेशेंट के साथ डील करने की। फर्ज की आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो आपने उसको सर्जरी के बारे में बताना है कि ये कोई डेंजरस प्रोसेस नहीं है, आपने इसको कैसे कैसे डील करना है, और उसके बाद आप इजी टू लिव हेल्थी लाइफ हो जाएंगे। बारी आ जाती है जी थायराइड एग्जामिनेशन की। थायराइड एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समटाइम मैंडेटरी आ जाता है। तो आपने थायराइड एग्जामिनेशन से पहले भी आपने एक गिलास पानी का और एक टिश्यू पेपर आपने मंगवा लेना है। तो क्या फायदा होगा कि जब आपने थायराइड एग्जामिनेशन करनी है तो आपने पेशेंट को बोलना है कि ये स्वेलो अप करो वाटर को, तो उससे जो इधर स्वेलिंग होगी वो आपकी मूवमेंट में नजर आएगी। जब वो स्वेलिंग करेगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसको थायराइड वाटर का डिसफंक्शन है। इसके साथ साथ आपने उसको बोलना है कि अपने हाथ सीधे रखो और उनके ऊपर आपने टिश्यू रखना है, और उससे आपके जो टर्मर्स होते हैं, मतलब हाथों का कांपना, शिवरिंग वगैरह, वो आपकी नोट हो जाएगी। तो ये हो गया कि टेस्ट। इसके बाद आपने उसको रिकमेंडेशंस देनी होती हैं कि आप इसके लिए कौन कौन सा
लैब टेस्ट करवा सकते हो। तो उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन रहता है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, TFT। और अगर आपके पास उस टाइम पानी या कुछ अवेलेबल ना हो तो आपने पेशेंट को बोलना है कि अपनी टंग बाहर निकाले, और उससे भी आपको मूवमेंट ऑफ जो स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड है वो आपको नजर आ सकती है। अगला स्टेशन होता है जी लैब फाइंडिंग्स। अब लैब फाइंडिंग्स में से वो दुनिया जान का कोई भी आपके सामने टेस्ट रख सकते हैं जो पेशेंट्स के लिए जाते हैं। उसमें CBC हो गया, उसमें आपका लिवर फंक्शन टेस्ट हो सकता है, उसमें आपका रेनल फंक्शन टेस्ट हो सकता है। तो इस तरह के टेस्ट की इंटरप्रिटेशन आपने करनी होती है और बताना होता है वो लैब फाइंडिंग्स पढ़ के कि इस पेशेंट को ये मसला हो सकता है। देन बारी आ जाती है जी ENT की, ईयर नोज और थ्रोट। अब ईयर नोज और थ्रोट के एग्जामिनेशन में आपको 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो या तो वो इमेजेस हो सकती हैं जिनको आपने देख के बताना होगा कि इस पेशेंट को क्या बीमारी है, वो थोड़ा इजी रहता है। इसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्ज किया कोई एक बच्चा है, वो खेलते खेलते उसने अपने नाक में कुछ डाल दिया या कान में कुछ डाल दिया, तो इस तरह की हिस्ट्री होगी, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन करना होगा। इसके साथ साथ जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो है कि आपने ENT में इस्तेमाल होने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद करना है। मोस्ट कॉमनली इसमें क्रोकोडाइल फोर्सेप का पूछा जाता है, वो ENT में काफी ज्यादा यूज होता है। तो इस तरह के कुछ हिस्ट्री और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे ENT में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेशन है जी ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में भी 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तकरीबन सेम रहते हैं ENT की तरह, लेकिन इसमें क्या होगा कि इमेजेस भी आपसे पूछी जा सकती हैं यूवेटिस की, या फिर रेड आइज किस वजह से होती है, पर्पल आइज, ब्लू आइज, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में। और इसके साथ साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्थेल्मोस्कोप, वो आपके सामने पड़ी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स के नाम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पूछ सकता है। देन 17 नंबर पे बारी आती है जी डर्माटोलॉजी की। अब डर्माटोलॉजी में काफी ज्यादा बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर हो गया, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर मेलनोमा वगैरह। इस तरह की टाइप्स आपने अच्छे से याद करके जानी है। इसके साथ साथ आपकी बारी आ जाए स्कैबीज के बाद सोरियासिस, पुस्तुला, इसके साथ साथ एक्नी वगैरह। इस तरह की काफी सारी डिजीज हैं जो डर्माटोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हैं। आपने उनकी इमेज फाइंडिंग और क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपने अच्छे से याद करके जानी है, तो वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद 18 नंबर पे है जी इंटरवीनियस लाइन इंसर्शंस। इसमें क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपसे, एक तो इंजेक्शन लगाने, इंटरवीनियस इंजेक्शन लगाने, इसके साथ साथ कैनोला और इन्फ्यूजन वगैरह लगानी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है ताकि आपका हाथ वहां पे जाके काम पे नहीं टीका लगाते हुए। देन बारी आ जाती है जी ड्रेसिंग्स की और सुचरिंग की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। समटाइम ये मैंडेटरी स्टेशन होता है जिसमें आपने पेशेंट को ड्रेसिंग्स करनी होती है वॉन्ड पे, और मे बी डमी होगी उसके ऊपर आपने ड्रेसिंग्स करनी है और वो प्रॉपरली परफॉर्म करके दिखानी है, उनकी नोट्स वगैरह अच्छे से बांधनी है। इसके साथ साथ आपने स्विचेस परफॉर्म करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बनाना पे या किसी ऐसे स्पंग वगैरह पे स्विचेस परफॉर्म करवाते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन जस्ट आपको वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और मेथड, उसमें आपकी नीडल इंसर्शन कैसी है, एंगल्स चेक कर लिए, इसके साथ आप फोर्सेप का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इस तरह की ये चीजें आपसे वो पूछ सकते हैं। एंड द फाइनल एंड फॉरमोस्ट जो है वो है 20 नंबर ब्लड सैंपलिंग। ब्लड सैंपलिंग में आपके ग्रुप्स चेक करने हैं, A ग्रुप, B ग्रुप, O ग्रुप, ये कैसे चेक किए जाते हैं, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा डोनर कौन से रिसेप्टर्स को दे सकता है। इस तरह करके आपने ब्लड ग्रुपिंग जो है वो भी अच्छे से बायोकेमिकली आपने परफॉर्म करके दिखानी होती है। इसमें कुछ पैथोलॉजीज आ जाती हैं ब्लड की, वो भी आपने साथ साथ देख लेनी है। तो ये थे कुछ स्टेशंस ऑफ NRE स्टेप 2। आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिनमें आपके पास कोई चॉइस बाकी नहीं है कि आपने कोई एक स्टेशन छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप उसके बावजूद पास हो जाए। पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुमकिन तौर पे आपने कोशिश करनी है कि हर स्टेशन को अच्छे से परफॉर्म करना है और अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको वहां पे जाके कोई डिफिकल्टी ना हो। कोशिश करें कि इनके रेलेवेंट मौज जितना भी है वो एक बार आपने लाजमी पढ़ो एग्जाम देने से पहले। अभी NRE 1 आपने कंप्लीट किया तो उसमें काफी ज्यादा चीजें आपको नोटिस की होंगी कि पेपर देने से पहले आप जब जाते हो वहां पे, जब आप एग्जाम सेंटर जाते हो तो आप लोग काफी नर्वस होते हो, लेकिन जब पेपर सामने आता है और आपके पास नॉलेज होता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको एक्सेस करना और उसके आंसर्स करना। तो उम्मीद है आपके लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है NRE 2। मेरी ये कोशिश थी कि NRE 2 के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चन हो वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं कवर कर दूं। उम्मीद है मैंने आपको सारी चीजें A to Z अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। अगर इसके बावजूद कोई क्वेश्चन बाकी रह गया तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।